तो फ्रेंड, आज से आपका बायोलॉजी का क्लास चलता है और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जीवों में जनन क्या होता है या इसे क्यों जीवों का जनन बोलते हैं। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। संतति की वृद्धि होती है और उसकी परिपक्व आने पर तथा उसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में निरंतरताएं बनाए रखता है। आप बाद में अध्याय 5 अनुवांशिकी तथा विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अनुवांशिकी विविधता जनन के दौरान सृजन या वंशागत होती है। जो वैज्ञानिक संसार के व्यापक विविधियां पाई जाती हैं तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है तथा अन्य कई कारक समूहों, रूपों एवं उत्तरदायी हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित होती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा युग्मक गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमीट में युग्मन होता है तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। चलिए अब हम सबसे पहले समझाते हैं आपको अलैंगिक जनन क्या है या इसे अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं। इस विधि में केवल एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पत्ति होती है वह केवल एक दूसरे के समरूपी ही नहीं बल्कि उसके जनन के एकदम समान होते हैं। क्या इस संतति अनुवांशिकी रूप में भी एक समान अवस्था भिन्न होती है? अकारणीय तथा अनुवांशिकी रूप में एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन में विस्तृत रूप से अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। प्राजीव तथा यह केंद्रीय जीव प्रोटिस्टा एवं मोनोरा में जनन कोशिकाएं दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती हैं। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजित एक प्रकार से जनन की प्रक्रिया विधि है। बहुत से एकल कोशिकाएं जीव द्विखंडन से उत्पन्न होती हैं, जिनमें ये कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती हैं और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। इष्ट में ये हर विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटे कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में ही एक जनन कोशिकाएं से जुड़ी होती हैं और बाद में अलग होकर नए इष्ट जीव की परिपक्व हो जाती हैं। फंजाई जगत में सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चलन बीजाणु जू स्पर्श है, जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, पेनिसिलियम, कलिका, हाइड्रा तथा जैम्यूल स्पंज होते हैं। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे उपपरभ्रूस्थियां यानी सर, प्रकंद, सरमोज, शकरकंद, बल्ब, भूस्करी और सेंट सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्धन कहलाती हैं। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन है। आगे विस्तार से
आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महावृत्तियां, वाटर महासिंध अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप, वाटर हायसिंथ और ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल में ऑक्सीजन खींच लेता है और जिसमें परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। आप इसके बारे में और भी अधिक आगे 13 और 14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इससे सुंदर आकार और पुष्प पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन ध्रुव गति से करता रहता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल सकता है और अपने आप ही जलाशय को ढक देता है और इसमें या छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया और पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आपने आलू और कंद पर स्थित कलियां, जिन्हें आंखें भी कहते हैं, और केले तथा अदरक में प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलते हुए देखा है? जब आप यह ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से किसी विकसित होने वाले पादप की उत्पत्ति स्थान का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप बताएंगे कि यह अधिकतर उन पादपों में स्वरूपांतरित स्तंभों में उपयुक्त पर्वसंधियों में उत्पत्त होती हैं। इन नए पर्वसंधियां नवीयुक्त मादा अथवा जल के संपर्क में आते ही और अपने मूल तथा पादप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा की पत्तियां और कटे किनारे के अनुपस्थिति कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। माला लोग तथा किसान पादपों में इस गुण संबंध का पूरा लाभ उठाते हुए इसे पादपों के बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई, और एक प्रतिकूल परिस्थितियों में आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ जाते हैं। पता यह है कि किसी भी प्रकार अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों का जीवित रहने में सहायक करता है। लैंगिक जनन ऐसे परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादप में दोनों विधियां अलैंगिक कायिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि पाई जाती है। तो फ्रेंड, अलैंगिक जनन का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।